डिलाइट आईएएस के इस मंच पर मैं कीवी सिंह आप सभी का स्वागत करती हूं। आज के इस वीडियो में हम अपने एनसीईआरटी समरी कोर्स के क्लास 7 के अध्याय 3 दिल्ली के सुल्तानों के बारे में पढ़ेंगे। उससे पहले हम देखते हैं आज के प्रश्न के बारे में। आज का प्रश्न है, दिल्ली के किस सुल्तान ने कीमतों पर नियंत्रण लागू किया? मोहम्मद तुगलक, अलाउद्दीन खिलजी, गयासुद्दीन बलबन या सिकंदर लोदी? इसका उत्तर मैं आपको वीडियो के एंड में बताऊंगी और आप इसका उत्तर मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। आइए शुरू करते हैं इस वीडियो को। हम यहाँ पे दिल्ली के शासकों की लिस्ट देख पा रहे हैं। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि जो तोमर राज था, जो दिल्ली साम्राज्य की राजधानी बना था। 12वीं शताब्दी के मध्य तोमरों को अजमेर के चौहान, जिन्हें चहमान भी कहा जाता था, ने परास्त किया था। उन्होंने दिल्ली और को एक वाणिज्य का बहुत महत्वपूर्ण केंद्र बनाया था। इस समय दिल्ली में बहुत सारे समृद्धशाली जैन व्यापारी रहते थे, जिन्होंने यहाँ पे अनेक मंदिरों का निर्माण करवाया था। यहाँ पे देहलीवाल कहे जाने वाले सिक्के भी ढलवाए गए थे, जो काफ़ी प्रचलन में थे। उसके पश्चात हम देखते हैं कि 13वीं शताब्दी के आरंभ में दिल्ली सल्तनत की स्थापना हुई। इसके बाद दिल्ली एक ऐसी राजधानी के रूप में बदल गई जिसका नियंत्रण उपमहाद्वीप के बहुत ही बड़े क्षेत्र में था। आज हम जिस दिल्ली को देखते हैं, वहाँ जो शहर थे उनको अनेकों सुल्तानों ने बसाया था। जैसे कि आप सामने की लिस्ट देख सकते हैं कि इसमें कई वंश हमारे दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत आए थे। प्रारंभिक तुर्की शासक, फिर खिलजी वंश आया, फिर तुगलक वंश आया, सैयद वंश आया और लोदी वंश आया। इस दिल्ली सल्तनत ने काफ़ी समय तक दिल्ली पर शासन किया, जिससे दिल्ली के ऊपर काफ़ी ज़्यादा प्रभाव पड़ा। आइए जानते हैं दिल्ली के सुल्तानों के बारे में जानकारी कैसे मिलती है हमें काफ़ी कुछ किस प्रकार से उनके बारे में पता चलता है। जैसे कि हमें पता ही है, हमारे पुरातत्वविद अभिलेख, सिक्के, स्थापत्य के माध्यम से काफ़ी कुछ सूचना इकट्ठी करते हैं। लेकिन जो महत्वपूर्ण हिस्सा है ना, वो हमें यहाँ पे इतिहास या तवारीख के शासनकाल में, जो सुल्तानों के शासनकाल में लिखित भाषा में मिलती है। यह प्रशासन की भाषा फारसी में लिखा गया है। इसके जो लेखक होते थे वो अधिकतर सचिव, प्रशासक, कवि या दरबारी जैसे सुशिक्षित व्यक्ति होते थे। ये घटनाओं का वर्णन करते थे और शासकों को प्रशासन संबंधी वो सलाह भी देते थे। यह न्याय संगत शासन के महत्व पर बल देते थे। हमें इनमें एक और देखने वाली बात यह है कि ये जो लोग होते थे, ये उन्हीं शहरों में रहते थे। वे अपने सुल्तानों के लिए, दूसरी देखने योग्य बात यह है कि वे अपने सुल्तानों के लिए और उनसे ढेर सारे इनाम पाने की आशा में भी लिखते थे। कुछ शासक जन्मसिद्ध अधिकार और लिंग भेद पर आधारित आदर्श समाज की व्यवस्था बनाए रखने की भी सलाह देते थे। इसके अलावा हमें यह भी देखने को मिलता है कि यहाँ पर लोगों के जो विचार थे, उससे सभी लोग से सहमत नहीं होते थे। जैसे कि हमें यह एक इतिहास में एक बहुत महत्वपूर्ण घटना है, जो कि जब हम इतिहास पढ़ेंगे तो हम ये देखेंगे कि एक लंबे समय तक ये घटना हमें कहीं देखने को नहीं मिलती है। सन 1236 में सुल्तान इल्तुतमिश की बेटी रजिया सिंहासन पर बैठी थी। एक महिला का होके वहाँ पे वो सिंहासन पर बैठना उस समय बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही एक तरीके से चेंजिंग फैक्टर था सोसाइटी के लिए। इस युग के एक इतिहासकार मिन्हाज सिराज ने ये स्वीकारा है कि वह अपने भाइयों से योग्य और सक्षम थी, लेकिन फिर भी वह एक रानी के रूप में शासक को मान्यता नहीं दे पा रहा था। इसके साथ साथ जो दरबारी लोग थे, वो भी स्वतंत्र रूप से उससे प्रसन्न नहीं थे और उसे हटाने का प्रयास कर ही रहे थे। ऐसा हमने 1240 में देखा कि उसे हटा ही दिया गया था। हम ये देखते हैं कि लिंग भेद वहाँ पे बहुत ज़्यादा है। स्त्री और पुरुष के बीच की जो सामाजिक और शारीरिक रचना संबंधी जो तर्क है, वह बार बार ऐसा दिया जाता है कि जो पुरुष होते हैं वह स्त्रियों की तुलना में श्रेष्ठ होते थे। इस स्थिति में भी जो रजिया सुल्तान थी, उन्होंने जिस समय तक शासन किया, वह एक देखने योग्य बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। फिर हम जानते हैं दिल्ली सल्तनत के विस्तार के बारे में। दिल्ली सल्तनत का कहाँ से कहाँ तक विस्तार था? पहले जब 13वीं शताब्दी के आरंभिक वर्षों में दिल्ली के जो सुल्तान का शासन था, वो गैरिसनों अर्थात जो रक्षक सैनिकों की टुकड़ी थी के लिए
बने हुए जो मजबूत किले बंद शहर थे उनसे ऊपर कभी नहीं था, अर्थात बहुत ही भीतरी प्रदेश में उनका नियंत्रण था, मतलब वो ज़्यादा दूर तक फैले नहीं थे। इसलिए उन्हें अधिकतर अपने पास जो सुविधाएं इकट्ठी करने के लिए व्यापार और कर मार और लूट मार पे ही निर्भर रहना पड़ता था। उसके बाद दिल्ली से जो सुदूर एरिया था जैसे कि बंगाल, सिंध, इनसे पे इनका नियंत्रण बहुत ही कठिन था। इसके अलावा हम ये भी देखते हैं कि बहुत जब बगावत होती थी या युद्ध होता था, वहाँ के जो स्थानीय लोग थे जब वो विद्रोह कर देते थे तो उनसे संपर्क और टूट जाता था। और हमें ये भी देखने को मिलता है कि इससे वहाँ से लोगों को ना हमेशा शासक को चुनौती मिलती रहती थी, वहाँ तुरंत ही विद्रोह का झंडा खड़ा हो जाता था। इस चुनौती के चलते शासकों को बहुत दिक्कत होती थी अपने आप को बचाए रखने के लिए। इस सबसे ज़्यादा हमने ये देखा कि जो गयासुद्दीन बलबन के शासन में हमने ये देखा कि जो विस्तार था, साम्राज्य विस्तार की नीति थी, वो बहुत ज़्यादा ही फैल गई थी। इसका विस्तार अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद तुगलक के काल में भी हुआ था, लेकिन शुरुआत इसकी गयासुद्दीन बलबन के ही शासन से हो गई थी। इनके इस समय यहाँ पे भीतरी स्थितियों में मजबूत करना बहुत महत्वपूर्ण माना गया था। इन्होंने अभियान चला के गंगा यमुना के दोआब को साफ के जो जंगल थे उनको साफ किया, वहाँ की जो ज़मीन थी वो किसानों को दी गई, कृषि कार्य को प्रोत्साहित किया गया, उनसे कर लिया गया। इसके बाद दूसरा जो विस्तार हुआ है वो दिल्ली सल्तनत की बाहरी सीमा पे हुआ है। उसको अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा शुरू किया गया था। पहली बार दक्षिण भारत की ओर जो सैनिक अभियान शुरू किए गए थे वह अलाउद्दीन खिलजी के ही शासनकाल में हुए थे, और ये अभियान मोहम्मद बिन तुगलक अर्थात तुगलक के शासनकाल में अपनी चरम सीमा पे पहुंच गए थे। इन अभियानों में सल्तनत की सेनाओं ने हाथी, घोड़े और उस समय की गुलाम, मूल्यवान वस्तुएं और वहाँ पे जितना भी हिस्सा था वो सब अपने कब्जों में ले ली थी। हम ये देखते हैं कि दिल्ली सल्तनत की जो शुरुआत की जो सेना थी ना वो अपेक्षाकृत थोड़ी सी कमज़ोर थी, लेकिन बाद में हम यहाँ पे देखते हैं कि बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही विशाल सेना के रूप में उभरी थी, और इसने एक बहुत बड़े हिस्से के उपमहाद्वीप को अपने क्षेत्र के अंतर्गत ले लिया था। हम थोड़ा सा जानते हैं मस्जिद के बारे में। मस्जिद एक अरबी शब्द है, इसका अर्थ होता है एक ऐसा स्थान जहाँ मुसलमान अल्लाह की आराधना में सजदा करता है। सजदा का क्या अर्थ होता है? घुटने और माथा टेक कर जब प्रे किया जाता है उसको सजदा कहते हैं। जामा मस्जिद वह मस्जिद होती थी जिसमें अधिक सारे मुसलमान एकत्र होकर नमाज पढ़ते थे। इसमें नमाज के दौरान मुसलमानों को मक्के की दिशा की तरफ खड़ा होने की अनुमति दी जाती है। हमारे यहाँ बहुत सारी बनी हुई मतलब इमारतें हैं जो मस्जिद हैं, जैसे कि सबसे पहले जो इमारत बनी है वो कुव्वत इस्लाम मस्जिद है। यह जामा मस्जिद है जो दिल्ली के सुल्तानों द्वारा सबसे पहले बनाई गई है। इसके साथ ही दिल्ली एक कोहना, ये जो पुराना शहर है उसे कहा जाता है, वहाँ पर ये स्थित है। आइए हम देखते हैं खिलजी वंश और तुगलक वंश के बारे में। इनके प्रशासन और इनके समेकन में क्या कैसे था। दिल्ली के आरंभिक शासन में हमने यह देखा कि दिल्ली सल्तनत के लोगों को एक विश्वसनीय लोगों की स्थापना थी। इसके लिए दिल्ली के जो सुल्तान थे वह सामंतों और जमींदारों अर्थात जो यहाँ के स्थानीय लोग थे उनके स्थान पर विशेषकर अपने गुलामों को सूबेदार के रूप में नियुक्त करते थे। ये लोग गुलामों को अपने बेटों की तरीके पाल पोस के बड़ा करते थे। ये अपने बेटे से भी ज़्यादा उन्हें महत्वपूर्ण मानते थे। क्योंकि वे मतलब उनको इतने ज़्यादा वो वफादार होते थे कि उन्हें लगता था कि ये हमारे लिए कुछ भी कर सकते थे। हमें ये स्टार्टिंग के टाइम पीरियड में देखने को ये मिलता भी है। इन गुलाबों को फारसी में बंदगा कहा जाता था। इन्हें सैनिक सेवा के लिए खरीदा जाता था। फिर बाद में वे बहुत ही महत्वपूर्ण राजनीतिक पदों पर नियुक्त होने लगे थे। वे मालिक पर इतने ज़्यादा निर्भर होते थे और सुल्तान उन पर अच्छे से विश्वास भी कर सकते थे। इसके बाद हम ये देखते हैं कि जो इस वंश के जो गुलाम थे वे बहुत ही ऊंचे राजनीतिक पदों पर बैठते थे। इन्हें सैनिक
सेनापति और सूबेदार जैसे पद भी दिए गए थे। लेकिन इससे हमें यह भी देखने को मिलता है कि ये यहाँ पे राजनीतिक अस्थिरता पैदा होने लगी। जो ये गुलाम और आश्रित होते थे वह अपने मालिकों और संरक्षकों के प्रति तो वफादार होते थे, लेकिन उनके उत्तराधिकारियों के प्रति नहीं होते थे। जैसे ही नया सुल्तान कोई आता था, ये पुराने सरदारों के बीच टकराहट शुरू हो जाती थी, जिससे नीचे तबके के लोगों को संरक्षण दिया जाने लगा और उससे उच्च वर्ग के कई लोगों को धक्का लगा। और हम यहाँ पे ये देखते हैं कि इससे इस प्रकार से दरबार में भी हमें फूट देखने को मिलती है। जैसे कि हमने ये भी देखा है कि खिलजी और तुगलकों ने सेनानायक को भिन्न भिन्न आकार के सूबेदार के रूप में नियुक्त किया था। यह इलाके इक्ता कहलाते थे और इन्हें संभालने वाले इक्तेदार या मुफ्ती कहलाते थे। इनका यह फर्ज था कि वह सैनिकों अभियानों का नेतृत्व करें और अपने इलाके में कानून की व्यवस्था को बनाए रखें, और वे सैनिक सेवाओं के बदले में अपने इलाकों से राजस्व वसूल करते थे। जो भी वो अपना कर वसूल करते थे उसमें वह अपने लिए अपनी तनख्वाह भी निकालते थे और सैनिकों को भी तनख्वाह देते थे। इन्होंने मतलब इस तरीके से काफ़ी प्रभावी तरीके से आ गए थे। बाद में हम ये देखते हैं कि इनको अगर वंश परंपरा मतलब ये आनुवंशिक ना हो, ये पद या एक जगह पर ये अपने शक्ति का विस्तार ना करें, तो यहाँ पर हमने ये देखने को मिलता है कि इनकी जगह का स्थानांतरण भी करने को हमने देखा है कि मिलता है कहीं कहीं पर। इसके अलावा हम ये देखते हैं कि जिसमें अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद बिन तुगलक, ये दो प्रमुख उस समय के शासक थे जिन्होंने इनके शासनकाल के समय दिल्ली में मंगोलों के धावे बढ़ गए थे, जिससे दोनों ने एक विशाल स्थानीय सेना को खड़ा किया था। आइए देखते हैं हम ये कि दिल्ली में जो अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद बिन तुगलक को इन्होंने इसको कैसे सामना किया था। जैसे कि अलाउद्दीन खिलजी के समय दिल्ली में 2 बार उनका हमला हुआ था और तुगलक के समय सिर्फ 1 बार हमला हुआ था। फिर हम देखते हैं कि अलाउद्दीन खिलजी ने अपने सैनिकों के लिए एक नया शहर बनाया था सीरी नाम का, जो कि अभी भी दिल्ली में स्थित है। इसके अलावा हमने मोहम्मद बिन तुगलक में देखा कि इन्होंने नए शहर बनाने की जगह पर पुराने शहर में ही एक स्थान खाली करवा के वहाँ अपने सैनिकों की छावनी बदल दी थी। इसके अलावा इन्होंने पुराने शहर को दक्षिण में बनी रही राजधानी दौलताबाद में भेज दिया था। इन्होंने सैनिकों को पेट भरने की समस्या के लिए अलाउद्दीन खिलजी ने एक कर व्यवस्था और बाजार नियंत्रण की व्यवस्था का शुरुआत किया था, और मोहम्मद बिन तुगलक ने सेना को खिलाने के लिए उसी इलाके से खाद्यान्न इकट्ठा किए, जिससे लोगों पर बहुत अधिक कर लगा था और अकाल भी पड़ा था। अलाउद्दीन खिलजी सैनिकों को वेतन देता था। उसने जो एकता के स्थान पर नकद वेतन देना प्रारंभ कर दिया था। मोहम्मद बिन तुगलक भी अपने सैनिकों को वेतन देता था, परंतु उन्होंने कीमतों के नियंत्रण करने की जगह कुछ जगह पर कागजी मुद्रा था, सांकेतिक मुद्रा चलाई थी, जो उस समय चली नहीं और बहुत ही ज़्यादा नुकसान हुआ था, और ये जाली सिक्के बहुत आसानी से बनने लगे थे। अलाउद्दीन खिलजी के जो प्रशासनिक कदम थे वो काफ़ी सफल रहे हैं और उन्होंने कीमतों में कमी और बाजार को काफ़ी कुशलतापूर्वक हैंडल किया था। लेकिन मोहम्मद बिन तुगलक के जो कदम थे वह बहुत ही असफल रहे हैं। इससे उनके प्रशासन पे बहुत ही बुरा असर पड़ा था। लोग अपनी बगावत पे उतर गए थे। करों में वृद्धि की वजह से लोगों को इतने परेशान हो गए थे, अर्थात अंत में मोहम्मद बिन तुगलक को अपनी टोकन मुद्रा वाला भी जो सिस्टम था वो वापस लेना पड़ा था। हम ये देखते हैं कि तमाम असफलताओं के बाद भी हम कभी कभी ये भूल जाते हैं कि दिल्ली सल्तनत में जिस तरीके का प्रयोग शुरू किया गया था वो स्टार्टिंग थी। लोगों को इतना तरीके से पता नहीं था, लेकिन उसके बाद भी हमने काफ़ी कुछ यहाँ पर नया होता हुआ देखा है। आइए वापस आते हैं आज के हमारे क्विज़ की तरफ। हमारा जो क्विज़ था कि दिल्ली के किस सुल्तान ने कीमतों पर नियंत्रण किया था, तो इसका उत्तर है अलाउद्दीन खिलजी, जैसा कि मैंने आपको अभी बताया है। आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और फ्री PDF के लिए हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करें। थैंक यू सो मच।